नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10 जुलाई 2022 के डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस। अब भाई देखिए, द हिंदू एडिटोरियल का एडिटोरियल पब्लिश होता नहीं संडे को। तो मैंने आपसे दो चीजें प्रॉमिस की थी कि एक तो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स में इंक्लूड करूंगा, दूसरा मैं साइंस एंड टेक का पोर्शन इंक्लूड करूंगा द हिंदू का। तो आज के पर्टिकुलर डिस्कशन में तीन इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक की न्यूज को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल मैंने भी इंट्रोड्यूस नहीं किए, धीरे धीरे करके मैं आगे इनको इंट्रोड्यूस करूंगा। तो आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज जैसे कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, उसके साथ साथ द हिंदू की साइंस एंड टेक की तीन इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो टोटल आज 10 जुलाई के 2022 के न्यूज एनालिसिस में और एडिटोरियल डिस्कशन में ये देखने वाले हैं। कौन कौन सी न्यूज डिस्कस होंगी। तो गोटाबाया राजपक्सा तैयार हो चुके हैं कि वो प्रेसिडेंसी छोड़ देंगे। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है जो कि आज सुबह चैनल पर अपलोड हो चुकी है। उसके साथ साथ एफएटीएफ की एक टीम विजिट करने वाली है पाकिस्तान में अक्टूबर में। उससे पहले पाकिस्तान मसूद अजहर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मसूद अजहर अभी गायब है। पाकिस्तान की अथॉरिटीज बोल रही है हमें मसूद अजहर मिल नहीं रहे, हो सकता तालिबान के साथ भाग गया हो। जबकि भारत सरकार का साफ साफ बोलना है कि मसूद अजहर अक्सर कर पाकिस्तान में अपना इलाज कराने जाता है। तो ये बात बिल्कुल अजीब है कि मसूद अजहर गायब हो गया हो। मीर साजिद भी इस बार पाकिस्तान को मिल गया। हमेशा से पाकिस्तान की सरकार बोलती रही कि मर चुका है, एकदम से कैसे पैदा हो गया। तो ओवरऑल पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स को इंडिया यहाँ पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है और इन डबल स्टैंडर्ड्स को दिखा के एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। ट्राइबल वुमेन जिसको जिंदा जला दिया गया था मध्य प्रदेश के अंदर, इसकी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मृत्यु हो गई है। विनी सर ने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, इस पर्टिकुलर न्यूज को समझेंगे। द्रास सेक्टर के ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। द्रास सेक्टर में कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। 20 रेड पैंडास को वाइल्ड लाइफ में रिलीज किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। एंशियंट बुद्धिस्ट साइट जो कि सनाटी नाम की जगह पे, इसको 20 साल बाद फाइनली रिस्टोर किया जा रहा है। 20 साल पे इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इस न्यूज को देखेंगे। साइंस एंड टेक सेक्शन में मणिपुर के लैंडस्लाइड के बारे में बात करेंगे। एसिम्टोमेटिक मंकी पॉक्स केसेस के बारे में बात करेंगे। और स्पेन के बरगोस शहर में एक एंशियंट जॉबोन मिली है। ऐसा बताया जाता है कि 14 लाख साल पुराने ह्यूमन की जो मुंह का ढांचा है, ठीक है ना, जो खोपड़ी का ढांचा है, वो मिला है। और उससे जो जॉ बोन है उसकी स्टडी की जा रही है और ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं। जो एंशियंट ह्यूमंस थे, लगभग 14 लाख साल पहले जो ह्यूमंस थे, उनकी जॉ बोन को आज के ह्यूमंस की जॉ बोन से कंपेयर किया जाएगा। तो इतनी न्यूज हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। दोनों ही चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सारी वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पेड वीडियो है नहीं, ऐप पे कोई कोर्स बेचना है नहीं। तो आप ये दो बटन चाहें तो जरूर दबा सकते हैं। ओके, और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर ज्वाइन सुपर थैंक्स दबा सकते हैं वीडियो के एंगेजमेंट के लिए। वर्ड ऑफ द डे क्या है? रेसिडिविज्म, द टेंडेंसी ऑफ अ कन्विक्टेड क्रिमिनल टू रीऑफेंड। मतलब एक इंडिविजुअल, भाई देखिए क्या है, एक इंडिविजुअल को सजा हुई 5 साल की, वो 5 साल जेल काटा, बाहर आ गया। तो जेल की सजा उसको इसलिए हुई है ताकि ओवरऑल उसको अपनी गलती की सजा दी जाए, ताकि वो आगे गलती करने से डरे। लेकिन वो बाहर निकल के फिर से गलती करने लगे, इसको आप बोलते हो रेसिडिविज्म। मतलब कि उसको एक बार सजा दे भी दी है, कन्विक्ट कर भी दिया है, उसके बावजूद वो गलती कर रहा है। तो बेसिकली एक अपराधी को सजा मिलने के बाद फिर से उसका वही अपराध करना, इस टेंडेंसी को आप बोलते हो रेसिडिविज्म। जैसे सेंटेंस में इसका यूजेस किया है, प्रिजन हैज सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग रेसिडिविज्म। मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने गलती की, उसको जेल में डाल दो, उसके बाद एक बार को वो गलती करने से डरता है। तो प्रिजन डेफिनेटली रेसिडिविज्म की टेंडेंसी को थोड़ा कम कर देता है। ये यहाँ पे सेंटेंस में यूजेज है, हालांकि हर केस में लागू नहीं होगा। कुछ लोग रेसिडिविज्म करेंगे, भले उनको जेल में बंद कर दो। पहली न्यूज, गोटाबाया एग्रीज टू क्विट। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज में चीज इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 मैं सिर्फ उन लोगों के रेफरेंस में देता हूं जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं, ये सारी न्यूज हर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा 13 जुलाई को रिजाइन कर देंगे। ये किसने बोला है? तो कंट्री के यानी श्रीलंका के पार्लियामेंट्री स्पीकर ने सैटरडे शाम को बोला। प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के अंदर लोग घुस गए, गोटाबाया राजपक्सा और प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे के घर के अंदर घुस गए, आग लगा दी। रानिल विक्रमसिंघे का घर तो बुरी तरीके से जल रहा था। वर्सनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर सब पे गुस्सा है। रानिल विक्रमसिंघे से तो यह गलती हो गई कि राजपक्सा के सपोर्ट में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। मिलिट्री सिक्योरिटी के बावजूद रानिल विक्रमसिंघे के प्राइवेट रेजिडेंस को यहां पे जला दिया गया। पीएम अपने घर पे थे नहीं और इनफैक्ट प्रेसिडेंट भी गोटाबाया राजपक्सा भी अपने घर पे नहीं थे जब प्रोटेस्टर्स इनके घर के अंदर घुसे। ओके, ऐसा बताया जा रहा है कि गोटाबाया राजपक्सा को श्रीलंका के अंदर किसी सेफ लोकेशन में शिफ्ट किया गया है।
कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं, जैसा कि मैंने आज सुबह की वीडियो में आपको बताया है, कि नेवी पे इनके बैग्स लोड किए जा रहे थे और गजबाहू नाम के श्रीलंकन शिप से ये कहीं और निकल लिए किसी और देश में। हालांकि वापस भी आ जाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है कि अपने देश में जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ पे जरूरत ये थी, जो हजारों की तादाद में सिटीजन सैटरडे को सड़कों पर उतर आए हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर गद्दी छोड़े, क्योंकि इस डाउन टर्न के लिए राजा पाकसाज रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी राजा पाकसाज के साथ एसोसिएटेड, उसको हटाना चाहते हैं प्रोटेस्टर्स। आप कह सकते हो 92 दिन से ये प्रोटेस्ट चालू है। गोटागो गामा, गोटागो, आप कह लो रानिल, इस तरीके की जो ट्रेंड है वो उभर रहे हैं, लोग चिल्लाते हुए सड़कों पे चल रहे हैं, मास प्रोटेस्ट चल रहे हैं श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। चलो अब लीडरशिप तो देखो यहाँ पे हट गई है, लेकिन लीडरशिप के हटने के बाद भी इश्यूज यहां खत्म नहीं हुए। भले ही प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यहां पे हट जाते हैं, उसके बाद सरकार कौन बनाएगा? क्या नए इलेक्शंस होंगे? तो अभी के लिए इलेक्शंस नहीं भी होते हैं तो एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि अपोजिशन बहुत फ्रेगमेंटेड है। तमिल पार्टीज अलग हैं, मुस्लिम पार्टीज अलग हैं, ओवरऑल आप कह लो तमिल कॉज को प्रमोट करने वाली भी बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, मुस्लिम ग्रुप्स भी बहुत छोटे छोटे हैं। ओवरऑल आप कह लो अपोजिशन जो है ना, वो बहुत हद तक फ्रेगमेंटेड है। एक प्रॉपर कंसोलिडेटेड अपोजिशन यहां पे सरकार बना के चलाए, ऐसा देखिए मुश्किल लग रहा है। हालांकि अपोजिशन के लिए अब सरकार बनाना यहां पे मैंडेटरी हो चुका है। ओवरऑल इकोनॉमी में रिफॉर्म लाना यहां पे बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बातचीत चल रही है। ओवरऑल कुछ पैरामीटर्स यहां पे डिसाइड किए गए हैं, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्लियर कर दिया है कि भाई दुनिया भर की कंट्री श्रीलंका में अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्वेस्ट करे, श्रीलंका की डेप्ट रिस्ट्रक्चर स्ट्रेटजी को मॉनिटर करे और अपने हिसाब से पैसा डाले। देखिए यहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर इस समय पे कोई क्रेडिबल लीडरशिप नहीं है। जब क्रेडिबल लीडरशिप होती है तो उससे नेगोशिएशन होता है, एक ऐसी लीडरशिप जिसके पीछे देश खड़ा हो। अब यहां पे ऐसी कोई भी लीडरशिप श्रीलंका के अंदर नहीं थी। एक राजा पाकसाज थे, बट उनके पीछे देश नहीं खड़ा था। आज की डेट में कोई भी ऐसी लीडरशिप जिसके पीछे पूरा देश खड़ा हो, ये जरूरत है। और वो हो पाना मुश्किल है, क्योंकि आईएमएफ और दूसरी कंट्रीज जब लोन देंगी ना, तो बहुत सारे यहां पे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करेंगे। जब ये रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करेंगे, लोग गुस्सा होंगे, चीजें महंगी होंगी, तो उस समय पे जो लीडरशिप है उसको लोग सपोर्ट करेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, आईएमएफ वगैरह भी काफी कंफ्यूज चल रहे हैं कि किस तक पैसा दे, किस हद तक पैसा दे, किस हद तक नेगोशिएशन करें। इन सब चीजों को लेके काफी इश्यूज अभी भी श्रीलंका के अंदर। तो भाई एफएटीएफ आने वाला है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ये फर्जीवाड़ा दिखा रहा है एफएटीएफ को कि देखो हम टेररिस्ट के अगेंस्ट कितने स्ट्रांग है। ओवरऑल अगर आप देखो तो 28, देखिए एफएटीएफ की जो टीम है वो इस्लामाबाद में विजिट करेगी, ऑन साइट विजिट होगी फ्रॉम 28 अगस्त टू 2 सितंबर। इस विजिट के बेसिस पे अक्टूबर में जो एफएटीएफ का सेशन होगा, वहां पे डिसीजन लिया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाना है कि नहीं हटाना है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था 2018 में, तो 34 पॉइंट टास्क लिस्ट दी गई थी पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान बेसिकली इस पर्टिकुलर टीम को यही दिखाएगा कि देखिए हमने टेररिज्म के खिलाफ ये स्टेप्स लिए हैं। तो ओवरऑल फाइनल स्टेजेस में आ चुका है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटने में, और इस बात के काफी चांसेस है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए, क्योंकि चाइना भी चाहता है ग्रे लिस्ट से हटे, और शायद यहां पे यूएस भी चाहता है कि अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हटे। देखा जाए तो दो इंडिविजुअल्स को लेके यहां पे पाकिस्तान थोड़ा एक्शन में, एक तो जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, और दूसरा उसका भाई अब्दुल रऊफ असगर। ये दोनों लोग ही आईसी 814 एयरप्लेन हिजैकिंग 1991 में इन्वॉल्व थे, और पार्लियामेंट अटैक 2001 में इन्वॉल्व थे। वैसे तो देखा जाए तो रऊफ असगर 2019 से जेल में बंद है, 44 जैश ए मोहम्मद के मेंबर्स के साथ इसको अरेस्ट किया गया था। मसूद अजहर इस समय पे कहां है ये पता नहीं। पाकिस्तानी अथॉरिटीज का शायद ये बोलना है कि तालिबान जो अफगानिस्तान में है वहां पे है मसूद अजहर। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है, इनफैक्ट इंडिया का ये बोलना है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को ये ना पता हो मसूद अजहर कहां है, ये बात बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को पता है कि मसूद अजहर कहां पे है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार का बोलना है कि जो इनकी नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, इसकी मीटिंग हुई थी मार्च में, और तब से ये लोग मसूद अजहर को ढूंढ रहे हैं, हंट कर रहे हैं, बट इनको मिला नहीं है वो। ओके, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके, मतलब बेसिकली प्रोसेस अंडरवे है, जल्दी इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिफेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें हैं। ओवरऑल मार्च 2021 में मसूद अजहर के अगेंस्ट एक टेरर फाइनेंसिंग केस शुरू हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस के अंदर इसको पर्टिकुलरली ट्राई किया जा रहा है। पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशंस का ये बोलना है कि या तो मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, ठीक है, जहां पे जैश ए मोहम्मद के बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, या फिर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवाला या बलूचिस्तान प्रोविंसेस में। पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस में बहुत ढूंढा गया, ये मिला नहीं। ओके,
मिनिस्टीरियल लेवल पे तालिबान के अथॉरिटीज के साथ भी पाकिस्तान कोऑर्डिनेट कर रहा है ताकि मसूद अजहर को ढूंढा जाए। हालांकि मसूद अजहर मिल नहीं पा रहा। ये सारी फाइंडिंग्स पाकिस्तान का बोलना है, ये ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं यूएन की एनालिटिकल सपोर्ट और सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टेरर कमेटी के अंदर काम करता है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे पाकिस्तानी स्टैंस है। पाकिस्तान इस प्रकार का स्टैंस यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मसूद अजहर से उनका कोई लेना देना नहीं है, टेरर फाइनेंसिंग से, टेररिस्ट अटैक से उनका कोई लेना देना नहीं है। फिर यहां पे बात की जाए तो भाई जो पाकिस्तान ने 13वीं रिपोर्ट सबमिट की है 26 मई 2022 को, इसमें बताया जाता है कि जो जैश ए मोहम्मद है वो दियोबंदी ग्रुप है, तालिबान से आइडियोलॉजिकली क्लोज है, इसलिए जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है वो भी तालिबान के पास ही होगा। और तालिबान के अंदर जैश ए मोहम्मद के कई 100 फाइटर्स हैं और वहीं पे हो सकता है मसूद अजहर भी हो। हालांकि इंडिया का क्लेम यह है कि जो पाकिस्तान कह रहा है कि इसको नहीं पता मसूद अजहर कहां है, ये बिल्कुल झूठ है। मसूद अजहर की मूवमेंट्स के बारे में पाकिस्तान को हमेशा पता होता है। मसूद अजहर का बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान के बहावलपुर में बेस रहा है, बहावलपुर में, और रावलपिंडी के एक हॉस्पिटल में अक्सर कर हॉस्पिटलाइज होकर मसूद अजहर अपना डायलिसिस करवाता था। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान ये कह रहा था कि जो साजिद मीर नाम का इंडिविजुअल है, जो कि 26/11 के मुंबई टेरर अटैक से जुड़ा हुआ था, ये मर चुका है। लेकिन अब रिसेंटली इसको पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया, मतलब ये मरा नहीं था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूशनल तरीके से टेररिस्टों को पनाह देता है, छुपाता है, और जब फाइनेंशियल सैंक्शंस लगते हैं तो फर्जी तरीके से अपने आप को फाइनेंशियल सैंक्शंस से हटाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये यहां पे न्यूज चल रही है। मीर को ढूंढने के लिए यूएस प्रेशर के अंदर एक बड़ी मैनहंट लॉन्च की थी पाकिस्तान ने। फाइनली मीर इनको यहां पे मिल गया है। ओवरऑल साजिद मीर पाकिस्तान को तब मिला जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन से मिलने वाले थे। तो मीटिंग से आप कह लो 3 हफ्ते पहले ही मिल गया। ओके, कुछ समय पहले ही। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि मसूद अजहर के केस के रिस्पेक्ट में आप देखो, और साजिद मीर के केस के रिस्पेक्ट में, बारी टेररिस्ट के केस के रिस्पेक्ट में पाकिस्तान थोड़ा हार्ड एंड स्टांस दिखा रहा है पूरी दुनिया को अपने आप को ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए। मसूद अजहर की बात की जाए तो एक समय पे ये इंडिविजुअल इंडिया की कस्टडी में था, लेकिन फिर हाईजैकिंग होती है एयरलाइंस फ्लाइट आईसी 814 की। 150 पैसेंजर्स और क्रू की जान के बदले यहां पे कुछ टेररिस्टों को छोड़ दिया जाता है, जिसमें मसूद अजहर, उमार शेख और मुश्ताक जरगार थे, और इन तीनों ने ही बाद में इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक किए। इंडियन सरकार को उस समय पे काफी कमजोर लाइट में देखा गया था। ओके, और मसूद अजहर को टेररिस्टों ने छुड़वाया फ्लाइट हाईजैक करके, उसके बाद भी मसूद अजहर को ग्लोबली एक टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। आप देखो फरवरी 2019 में जब 40 इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस शहीद हो जाते हैं एक जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट की ओवरऑल टेररिस्ट स्ट्राइक के अंदर, तब जाके इसको यूएनएससी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यहां पे डिक्लेयर किया गया। एक रिपोर्ट यहां यह तक कहती है कि पाकिस्तान में 12 फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप कह लो, इनको जगह दी गई। यहां पे देखिए नीचे पाकिस्तान नजर आ रहा है। इनका बोलना है कि हम टेररिस्ट के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हाफिज सैयद, दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान का तालिबान, लश्कर ए तैयबा, अब्दुल रहमान लखवी, ये सब यहां पे पाकिस्तान के अंदर सेफ हेवन लेके बैठे हैं। इनफैक्ट कुछ ग्रुप्स तो ऐसे हैं, लगभग 5 ग्रुप्स ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इंडिया के ऊपर फोकस्ड है, इंडिया में टेररिज्म फैलाना चाहते हैं, जिसमें लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये किसने बोला है? ये यूएस की कांग्रेशनल रिपोर्ट ऑन टेररिज्म ने बोला। और 1980 से पाकिस्तान के अंदर इनका एक बड़ा ही सीवियर बेस है। बहुत इंस्टीट्यूशनल तरीके से पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाने के लिए इन ग्रुप्स को सपोर्ट देती है। फिर यहां पे कुछ दिन पहले देखिए एक न्यूज में विनीत सर ने यह बताया था कि मध्य प्रदेश के अंदर एक ट्राइबल मूवमेंट को जला दिया गया। एक लैंड एक्विजिशन केस में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो लैंड ट्राइबल वुमेन को अलॉट किया गया था, लेकिन ओवरऑल कुछ और इंडिविजुअल्स इसका अपोजिशन कर रहे थे, तो उन इंडिविजुअल्स ने ट्राइबल वुमेन को जला दिया। इसके ऊपर विनीत सर ने वीडियो भी बनाई थी। मध्य प्रदेश ट्राइबल वुमेन सेट ऑन फायर, फिल्म डैशी स्क्रीम इन पेन। 10 मिनट 38 सेकंड की वीडियो विनीत सर बना चुके हैं, आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो। मध्य प्रदेश ट्राइबल वुमेन, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मारिए, आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। तो ओवरऑल इस न्यूज का बैकग्राउंड आपको इस वहां से पता चल जाए। एक बेसिक इन्फो आपको दे देता हूं। राम प्यारी बाई नाम की 45 वर्षीय ट्राइबल वुमन को आग लगा दी गई, और आग लगाने के बाद इसकी वीडियो भी बनाई गई एक लैंड डिस्प्यूट केस में, और 2 जुलाई को ये कांड हुआ था। और अभी सुनने में आ रहा है खबर कि इनकी मृत्यु हो गई जलने की वजह से। ये जो राम प्यारी बाई हैं, ये सहरिया ट्राइब को बिलोंग करती हैं। ये जो ट्राइब है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। 80% बर्न्स। पता है इस प्रकार के इवेंट्स क्या बताते हैं? इस प्रकार के इवेंट्स ये बताते हैं कि अभी भी इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म नहीं हुआ है रूरल इलाकों में।
हमारे देश में इस देखिए क्या है, यहाँ पे सरकार ने ट्राइब्स के लिए बहुत से प्रोग्राम चला रखे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने नियम कानून के हिसाब से इस पर्टिकुलर लेडी को लैंड की ओनरशिप दी थी, लेकिन बाकी लोगों को ये लैंड की ओनरशिप पसंद नहीं आई, इसलिए इसको यहाँ पे जला दिया। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप सहारिया ग्रुप की थी ये रामप्रियाई बाई। 80% इनको बर्न हुआ था। बाद में जब हस्बैंड को पता चला तो इन्होंने पुलिस में एफआईआर वगैरह फाइल की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इनको लेके जाया गया, भोपाल लेके जाया गया ट्रीटमेंट के लिए, पर ये जिंदा नहीं बच पाई। अब पहले जो लोग ने इनको जलाया था उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाए गए थे। अब इनके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए गए अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, प्लस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के चार्जेस तो लगे। देखिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, सजाए मौत भी हो जाए तो भी सही है। रीजन बीइंग कि जो क्राइम यहां पे हुआ है ये बहुत बड़ा है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई इस औरत ने अपने आप को आग लगा ली। अरे कोई पागल तो है ना जो अपने आप को आग लगा लेगा यार। हालांकि 6 एक्यूज थे, 5 को ओवरऑल यहाँ पे अरेस्ट किया गया। कोर्ट ऑफ लॉ जो हमारा प्रोसीजर है वो ये बोलता है कि भाई प्रॉपर तरीके से शिनाख्त होगी, इंक्वायरी होगी, जज साहब डिसीजन सुनाएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली डिसीजन यहाँ पे फेयर ही आएगा। कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पे मिलनी चाहिए। रैम प्यारी जी के 4 बच्चे हैं, 3 मैरिड डॉटर्स हैं। ओवरऑल अपने आप में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इंडिया को एक बहुत ही गलत लाइट में इंसिडेंट दिखाता है। आज भी ये बताता है कि कास्ट सिस्टम इंडिया के रूरल पॉकेट्स में जिंदा है, जिसको यहाँ पे बहुत इफेक्टिवली रोकने की जरूरत है। क्योंकि जो ट्राइबल लोग होते हैं वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, बिना पढ़े लिखे होते हैं, उनको ज्यादा जानकारी होती नहीं चीजों की। बड़ी मुश्किल से सरकारी बेनिफिट्स उनके पास पहुंचते हैं, और बेनिफिट्स पहुंचने के बाद भी लोकल लेवल पे लोग उनको परेशान करें, ये देखिए होना नहीं चाहिए। लेट्स सी यहाँ पे जुडिशरी का क्या डिसीजन निकल के आता है। 20 रेड पैंडास मिलके एक होम बनाएंगे, जिस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रिस्पेक्ट में चीज आपको काम आएगी। देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर एक हाईएस्ट प्रोटेक्टेड मतलब ऊंचाई पे, वेस्ट बंगाल की ऊंचाई पे सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क है सिंगालीला नेशनल पार्क। यहाँ पे कुछ रेड पांडास को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ये रेड पांडास आएंगे कहाँ? तो भैया दार्जिलिंग हिल में एक जू है। इस जू का नाम क्या है? तो जू का नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क से रेड पांडास एलोरुस फुलजेंस को निकाला जाएगा और ओवरऑल कहां लेके जाया जाएगा? सिंगालीला नेशनल पार्क में। देखिए सिंगालीला नेशनल पार्क और इसके बगल में न्योरा वैली नेशनल पार्क है। यहाँ पे ठीक ठाक अमाउंट में रेड पांडास पाए जाते थे, पर रिसेंटली ये पता चला है कि रेड पांडास की जो आबादी है इन इलाकों से वो कम हो रही है। आज की डेट में सिंगालीला में केवल 38 रेड पांडा बचे हैं और न्योरा में 32, सिंगालीला में 38 और न्योरा में 32। तो रेड पांडास का नंबर हम लोग देख रहे हैं कि लगातार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ओके, जो नंबर ऑफ रेड पांडास हैं वाइल्ड में ये घटते जा रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के अंदर जो जू है वहां से रेड पैंडास को निकाल के लेके जाया जा रहा है सिंगालीला नेशनल पार्क में। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो पर्टिकुलर पद्मजा नायडू पार्क है ना, ये अपने आप में कोऑर्डिनेशन जू है। कोऑर्डिनेशन जू का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो रेड पांडास की कंजर्वेशन और ब्रीडिंग होती है वो बड़े हाई लेवल पे होती है। इनफैक्ट हमारे देश के बहुत सारे और जूस में जो रेड पांडास ले जाए गए हैं वो पद्मना नायडू नेशनल पार्क, ये सॉरी ये पद्मजा नायडू ये जू से लेके जाए गए। तो पद्मजा नायडू पार्क, जिसको आप बोलते हो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये अपने आप में जू है। यहाँ बड़े स्केल पे रेड पांडास की ब्रीडिंग होती है और उसके बाद यहां से रेड पांडास को दूसरे जूज में भेजा गया है और फाइनली सिंगालीला नेशनल पार्क में भी भेजा जा रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि जो रेड पांडास हैं वो ह्यूमंस के एसोसिएशन में पले बड़े हैं, इनको आराम से अपना खाना पीना मिल जाता है। तो वाइल्ड में सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो बहुत ही सोच समझ के बाद, ठीक है ना, जो सबसे फिटेस्ट होते हैं उनको वाइल्ड में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि वाइल्ड में दे विल बी ऑन देयर ओन। इनको खुद अपना खाना ढूंढना है, खुद खतरों से लड़ना है, खुद अपने आप को बचा के रखना है। और जब जू में इनको ब्रीड किया जाता है तो उनको हर चीज सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो ये वाइल्ड के लिए लायक है नहीं है ये तो इनकी ओवरऑल वाइल्ड में इंट्रोडक्शन के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए लगभग 27 रेड पांडास हैं दार्जिलिंग के इस जू में। ओके, ये जो पद्मजा नायडू पार्क है ये सी लेवल से 2000 मीटर ऊपर है। आप कह सकते हो कि वन ऑफ द हाई एल्टीट्यूड जी है कंट्री का, और अपने आप में एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल इसने यहां पे पेश किया है कंजर्वेटिव ब्रीडिंग ऑफ रेड पांडास के रिस्पेक्ट में। रेड पांडास की बात की जाए तो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन की रेड लिस्ट के हिसाब से। रेड पांडा शाई एनिमल है, सॉलिटरी अकेले में रहना पसंद करते हैं, आर्बोरियन एनिमल्स हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ आर्बोरियल क्या होता है, कुछ भी बताओ, आप खुद भी कुछ करो।
और इंडिकेटर स्पेशीज है। इंडिकेटर स्पेशीज क्या होता है कि भाई एनवायरमेंट में अगर कोई चेंजेस हो रहा है, अगर वो एनवायरमेंट अपने प्रिस्टीन नेचर को, अपने सस्टेनेबल नेचर को खो रहा है, तो उस केस में एक इंडिकेटर स्पेशीज ये बता देगी कि एनवायरमेंट में क्या चेंज आ रहा है। जैसे कुछ इंडिकेटर स्पेशीज ऐसी होती हैं, एनवायरमेंटल चेंज हुए तो उस पर्टिकुलर स्पेशी की आबादी घट जाएगी, एनवायरमेंट में खराबी आ रही है। तो रेड पांडा इस चीज के इंडिकेटर होते हैं। अगर रेड पांडास का नंबर किसी पर्टिकुलर इकोलॉजी में कम हो रहा है तो इस बात का इंडिकेशन है कि वो जो इकोलॉजी है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। एक और बात मैं आपको बता दूं, रेड पांडा के टाइप्स के ऊपर कुछ सवाल उठाए गए रिसेंटली। तो जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ पब्लिकेशंस के थ्रू बताया है कि इंडिया के अंदर जो रेड पांडा है उनकी दो सब स्पेशीज है। एक सब स्पेशी है हिमालयन रेड पांडा, जिसको आप एलोरुजस फुल्जेंस बोलते हो। एक है चाइनीज रेड पांडा, जिसको आप एलोरुसस चाइनी बोलते हो। इंडिया के अंदर ये दोनों प्रकार के रेड पांडास पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सियांग रिवर यहां पे एक ब्रेक बनाती है। सियांग रिवर के एक तरफ आपको हिमालयन रेड पांडा मिलेंगे और दूसरी तरफ चाइनीज रेड पांडा आपको मिलेंगे। समझ गए आप? तो ये है ओवरऑल सीन। इंडिया के अंदर दोनों प्रकार के हिमालयन और चाइनीज दोनों रेड पांडा पाए जाते हैं। हिमालयन रेड पांडास का साइंटिफिक नेम है एलुरस फुल्जेंस और चाइना वाले का है एलुरस चाइनी। ये अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। और ये जो ओवरऑल ट्रांसफर हुआ है, इस ट्रांसफर से रिलेटेड सवाल अक्सर कर पूछे जाते हैं। ये यूपीएससी के वन लाइनर में या किसी पीसीएस के वन लाइनर में आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी जिस प्रकार के सवाल पूछता है बाकी पीसीएस भी वही कॉपी करते हैं। तो याद रखिएगा कि पद्मना नायजू हिमालयन पार्क से उठा के इन रेड पांडास को कहां ट्रांसफर किया जा रहा है? सिंगालीला नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है। दिस यू शुड रिमेंबर। दार्जिलिंग से उठा के वेस्ट बंगाल में। जैसे दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ही है, बट दार्जिलिंग की पॉलिटिक्स में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल की बहुत चलती है। दार्जिलिंग अक्सर कर बोलता है कि हमें वेस्ट बंगाल से अलग कर दो। तो ओवरऑल ये जो पद्मना नायजू जू है ये भी आपका दार्जिलिंग में है, मतलब वेस्ट बंगाल में ही। और जो सिंगालीला नेशनल पार्क है ये भी आपका वेस्ट बंगाल में है। तो रेड पांडा को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। पद्मना नायडू नेशनल पार्क के बारे में याद रखना, रेड पांडास को अक्सर कर यहां से निकाल के देश के दूसरे हाई एल्टीट्यूड जूज में पहुंचाया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया टॉपिक आपको? फिर चलते हैं अगली न्यूज पे। सनती एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट फाइनली इन फोकस आफ्टर 20 जीएस पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री की रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में पूछा जा सकता है, बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। मैं वैसे वही न्यूज डिस्कस करता हूं जिनके एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस होते हैं। 20 साल से अनअटेंडेड है ये एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1994 से 2001 के बीच में यहां पे एक्सकेवेशंस किए। ये जो एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है ये भीम नदी के किनारे पाई जाती है कनागनाहली में। कनागनाहली सनती साइट के पास है, कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में। कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? कर्नाटका में। तो कर्नाटका के कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में बुद्धिस्ट साइट मिली कब? तो 1994 से लेकर 2001 में जो एक्सकवेशंस हुए उससे मिली। लेकिन 2001 के बाद से लेकर आज 2022 हो गया है, 20 साल से इस साइट के कंजर्वेशन में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। फाइनली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3.5 करोड़ रुपए एलोकेट किया है साइट की डेवलपमेंट के लिए। अब इस साइट की एक्सकेवेशन में जो भी एंटिक्विटीज पाई गई हैं इनको फिर से रिस्टोर किया जाएगा। देखिए, कुछ एंटिक्विटीज को टीन शेड के नीचे रख दिया गया था, कुछ खुले हवा में यहां पे पड़ी हुई हैं। ये जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है इसमें क्या किया जाएगा? इस पर्टिकुलर साइट पे एक महास्तूपा पाया गया है, उस महास्तूपा को रिसेलेक्ट किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से सेटअप किया जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में इसको लगाया जाएगा। जहां पे जो स्ट्रक्चर्स थोड़े बहुत टूट गए हैं उनमें सिमिलर प्रकार के स्ट्रक्चर से उसको फिर से बनाया जाएगा। ये जो सनाती और कनागनाहल्ली विलेजेस हैं ये भीम नदी के किनारे हैं। 1986 तक ये बहुत ही छोटे और ऑर्डिनरी विलेजेस थे। यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट थी इसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं था। लेकिन सनाती में एक टेंपल था काली माता का, जिसका आप बोलते हो चंद्रलंबा टेंपल कॉम्प्लेक्स। ये चंद्रलंबा टेंपल कॉम्प्लेक्स सनाती में टूट गया। जब ये टूट गया तो ओवरऑल जब मलबे को हटाया गया तो मलबे को हटाने के समय पे एक अशोकन एडिक्ट यहां पे मिली। और इस अशोकन एडिक्ट से यहां पे ये पता चलाया गया कि ओवरऑल मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे पाया जाता है। बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट आप कह लो एक्सकवेशन इस पर्टिकुलर साइट में है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1994 से 2001 तक यहां पे एक्सकवेशंस किए और दुनिया भर के साइंटिस्ट एक्सकवेटर्स यहां पे आए, आर्कियोलॉजिस्ट यहां पे आए और उन्होंने अपना योगदान दिया। इस कनगनहल्ली एक्सकवेशन में बहुत सारी चीजें मिली। एक तो बहुत बड़ा स्तूपा मिला, ठीक है, इसको बोला गया अधोलोक महाचैत्य। फिर यहां पे बहुत सी इंस्क्रिप्शंस मिली, महाराज सम्राट अशोक की एक प्रतिमा मिली है यहां पे।
जिसमें महाराज अशोक अपनी क्वींस और फीमेल अटेंडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं। तो एक स्टोन इमेज भी मिली है। ऐसा बताया जाता है कि जो स्टोन प्रोटेक्ट है एम्पर अशोक की, ये अपने आप में बस एक ही है, एक ही जगह स्टोन प्रोटेक्ट पाई गई। इट इज द ओनली सर्वाइविंग इमेज ऑफ मॉडर्न एम्पर। मॉडर्न एम्पर अशोक की आपको सर्वाइविंग स्टोन इमेज नहीं पता चलेगी, कहीं सुनने में भी नहीं आया होगा, लेकिन वो कहां मिली है? सन्नाती में मिली है। कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट सन्नाती और कनगहल्ली के एक्सकवेशंस में मिली है। और यहां पे मॉडर्न एम्पर के बारे में राया अशोक ब्रह्मी में लिखा हुआ है। तो अपने आप में दो बड़ी चीजें यहां पे मिली हैं। एक तो महास्तूप मिला है। महास्तूप के लिए बताया जाता है कि ये जो इस जगह पे महास्तूप मिला है, इसको 3 कंस्ट्रक्शन फेजेस में बनाया गया। एक तो मॉडर्न एम्पायर में बनाया गया, फिर अर्ली सतवाहना नहीं बनाया, फिर लेटर सतवाहना नहीं बनाया। तो ओवरऑल महास्तूप को बनाने में 3री शताब्दी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक काम किया। 600 साल तक इस महास्तूप के ऊपर काम किया गया। हालांकि अर्थक्वेक में वो डिस्ट्रॉय हो गया था। अब फाइनली वो हमको यहां पे मिला है। और एक मौर्यन राजा सम्राट अशोक और उनके साथ उनकी जो रानियां और फीमेल अटेंडेंट्स हैं, उनका एक स्टोन स्कल्पचर मिला है। तो अपने आप में बड़ा एक्सकेवेशन यहां पे हुआ है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर इलाके को डेवलप करने के लिए 25 एकड़ लैंड दे दिया है। ठीक है, जहां पे एक्सकेवेशन हुए हैं वहां पे ओवरऑल इन सारे एक्सकेवेटेड चीजों को प्रॉपर तरीके से सेटअप किया जाएगा और उसके साथ साथ आसपास के इलाके में टूरिस्ट एमिनिटीज को डेवलप किया जाएगा, ताकि बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहां पे आए और ओवरऑल इन चीजों को देखें। तो लोकल जो लोग हैं उनका भी कमाने वगैरह का हिसाब हो, और ये पूरा का पूरा इलाका टूरिज्म के बेसिस पे डेवलप हो सके। फिर बात करते हैं ग्लेशियर्स इन द्रास आर रिसीडिंग फास्ट। ये जीएस पेपर थी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में चीज आपको काम आएगी। जब भी बात आती है देखिए ग्लेशियर्स की, तो ओवरऑल ग्लेशियर्स के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको अपनी एनसीईआरटी में पढ़ाया। ग्लेशियर्स का जो बेस वाला इलाका होता है ना, जहां पे ग्लेशियर्स नीचे आके खत्म हो रहा है, एक तो ऊपर से ग्लेशियर चालू हो, नीचे जहां पे खत्म हो रहा है, इस पर्टिकुलर इलाके को आप बोलते हो ये स्नाउट। स्नाउट के साथ मोरेन्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको अपनी फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 11th की किताब में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आपने मेरी फिजिकल ज्योग्राफी 11th की एनसीईआरटी नहीं देखी है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत मेहनत से मैंने बताई है। इनफैक्ट पॉलिटी लक्ष्मीकांत से ज्यादा मेहनत लगी थी मुझे वो एनसीईआरटी ज्योग्राफी बनाने में, फिजिकल ज्योग्राफी कांसेप्ट्स को समझ के आपको समझाने में। तो अगर आपने मेरी फिजिकल ज्योग्राफी नहीं देखी है, 11वीं एनसीईआरटी को जरूर देखिएगा। बहुत सारे बोलते हैं सर 12वीं कक्षा की ज्योग्राफी क्यों नहीं शुरू करते हो? वो इसलिए नहीं शुरू कर पा रहा हूं दोस्तों, चूंकि एक वीडियो को बनाने में समय बहुत ज्यादा जाता है। दैट्स वाई वो थोड़ा लेट हो रही है शुरू होने में। आगे बात करते हैं। जो लद्दाख के द्रास रीजन के जो ग्लेशियर्स है ना, वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। जो डिकेडल पेस है, जो 10 साल में पिघलने का जो पेस है इन ग्लेशियर्स का, वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। ये ग्लेशियर्स 1999 कारगिल वॉर में आप कह लो काफी फेमस थे। इन्हीं ग्लेशियर्स में कारगिल वॉर की जंग हुई थी। अब ये ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, और जब ये ग्लेशियर्स तेजी से पिघलेंगे तो जो लोकल इकोलॉजी उनको नुकसान पहुंचेगा, और जो आसपास की नदियां हैं वो सूख जाएंगी। इन ग्लेशियर्स की पिघलने की वजह क्या है? पिघलने की वजह है ग्रोइंग वेहिकुलर ट्रैफिक इन द रीजन। पाकिस्तानी साइड पे पाकिस्तानी ट्रैफिक, इंडियन साइड पे इंडियन ट्रैफिक, और चाइनीज साइड पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चाइनीज ट्रैफिक। इसके चलते इतना ज्यादा लोकल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हो रहे हैं कि ओवरऑल वो इन ग्लेशियर्स को पिघला रहे हैं। जनरल इन्वायरमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च में एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें इस पर्टिकुलर 77 ग्लेशियर्स की पिछले 2 डिकेड्स की सैटेलाइट इमेजेस को छापा गया। 2000 से लेकर 2020 में द्रास बेसिन के जो भी ग्लेशियर्स हैं, इनको प्रॉपर तरीके से स्टडी किया गया। नॉर्मल कर देखा जाए तो ये जो ग्लेशियर्स का साइज है वो 0.27 स्क्वायर किलोमीटर से 14.01 स्क्वायर किलोमीटर के बीच है। मतलब सबसे छोटा ग्लेशियर 0.27 स्क्वायर किलोमीटर का, सबसे बड़ा 14.1 स्क्वायर किलोमीटर का। ऑन एन एवरेज एक ग्लेशियर आप कह सकते हो 2.3 स्क्वायर किलोमीटर का। और इन ग्लेशियर्स का जो टोटल इलाका है वो 2000 में 176.77 स्क्वायर किलोमीटर था, और 2020 तक ये पहुंच चुका है 171.46 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ग्लेशियर इलाका 3% से यहां पे घटा है। ओके, जो प्लेस है ग्लेशियल रिसेशन का वो बहुत अलग अलग है। कुछ ग्लेशियर्स 0.24% की स्पीड से पिघले हैं, कुछ 15% की स्पीड से पिघले। जो स्नाउट रिट्रीट है वो 30 से 430 मीटर है। स्नाउट क्या होता है आपको समझ में आ गया ना? स्नाउट में जो बर्फ होती है उस बर्फ का हट जाना, इसको ही आप स्नाउट रिट्रीट बोलते हो। जो मास लॉस और थिकनेस चेंज है ग्लेशियर का, दिस इज समवेयर बिटवीन 1.27 मीटर टू 1.08 मीटर। मतलब जो ग्लेशियर की थिकनेस है वो इतने मीटर से यहां पे कम हुई है। जो कम ऊंचाई पे ग्लेशियर्स हैं वो 4.10% पिघले हैं। जो मिड ऊंचाई पे है वो 3.23% पिघले हैं। जो हायर एलिवेशन पे 1.46 डिग्री पिघले हैं। क्योंकि देखिए, नीचे से जब वैक्यूलर मूवमेंट ज्यादा है, इस प्रकार की गाड़ियां जब इस इलाकों में आती हैं, वो ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करती हैं। ये एमिशंस जो कम एलिवेशन पे ग्लेशियर, उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करेंगे। उससे ऊपर वालों को थोड़ा कम, उससे ऊपर वालों को थोड़ा कम।
तो इसीलिए आप देखोगे कि जो सबसे नीचे सबसे कम ऊंचाई पे ग्लेशियर है वो ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं, और जो ज्यादा ऊंचाई पे है वो भी पिघल रहे हैं बट थोड़ा कम तेजी से पिघल रहे हैं। ठीक है। फिर ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन कितना है? 287 टू 3726 नैनोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ऑन एन एवरेज 1518 नैनोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। आप कह सकते हो ये जो ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन है वो हिंदू कुश हिमालयाज के ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है। 1980 से लेकर 2020 में जो ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन है वो 338 नैनोग्राम पर क्यूबिक मीटर बढ़ा है। देखिए 1984 में सॉरी ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन था 338 नैनोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 2020 में आ चुका है 634 नैनोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये सब फैक्टर्स आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई? 1980 से 2020 के बीच में जो ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन है 1984 में 338 था, 2020 में 634 हो गया। एक ये इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। दूसरा आप क्या लिख सकते हो कि भाई जो लोअर लेवल पे एलिवेशन पे ग्लेशियर वो 4.10% रिसीड हुए, मिड वाले 3.23%, हायर वाले 1.46%। ये आप लिख सकते हो। दूसरा आप लिख सकते हो कि जो ग्लेशियर्स उनका साइज इतना से इतना है, ठीक है ना, एवरेज इतना है 2.3। ओवरऑल 2000 में ये ग्लेशियर्स 176.77 स्क्वायर किलोमीटर कब जाके बैठे थे, अब केवल 171 स्क्वायर किलोमीटर बचे हैं। तो इस प्रकार के जब फैक्ट्स आप लिखोगे ओवरऑल इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में तो डेफिनेटली एग्जामिनर को लगेगा कि आप स्टैटिस्टिक्स को पास से ऑब्जर्व करते हो, तो थोड़े नंबर आपको एक्स्ट्रा दे सकता है वो। और ओवरऑल स्टडी ये बोलती है कि आगे आने वाले समय में इनके कंसिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज होता रहा, इसी प्रकार से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ते रहे, ब्लैक कार्बन का कंसंट्रेशन बढ़ता रहा, एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स बढ़ते रहे, तो हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। और अगर ये ग्लेशियर्स गायब हो गए तो रीजनल वाटर सप्लाईज कट ऑफ हो जाएंगी। जो पानी ऊपर से साफ बहता हुआ नीचे आता है वैली में लोगों के लिए, वो यहां पे खत्म हो जाएगा। हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस अफेक्ट हो जाएंगे, इकोसिस्टम सर्विसेज तबाह हो जाएंगी, ट्रांस बाउंड्री वाटर शेयरिंग बंद हो जाएगी, पानी की सप्लाई डाउनस्ट्रीम इलाकों में बहुत कम हो जाएगी। ये यहां पे बताया जा रहा है। फिर भाई आ जाते हैं हम लोग अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में हम लोग तीन न्यूज़ेस डिस्कस करेंगे। एक न्यूज है जो कि काफी डेंजरस है, वो है एसिम्प्टोमेटिक मंकी केसेस। ये क्या सीन है भाई? देखिए, मंकी पॉक्स के सिम्टम्स की बात की जाए 2 से 4 हफ्ते तक चलते हैं। सिम्टम्स क्या क्या है? फीवर, हेडेक, एग्जॉशन, स्वॉलन लिम्फ नोड, मसल एक्स, लेजियंस, बैक एक, चिल्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि मंकी पॉक्स आपको मार ही देगा, आप ठीक हो जाते हो, लेकिन ओवरऑल बेटर ये रहेगा कि मंकी पॉक्स ना फैले। अब पहले क्या था कि मंकी पॉक्स से लेजियंस आ जाते थे आपकी बॉडी में, तो आपको पता चल जाता था कि आपको मंकी पॉक्स है। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पे लेजियंस भी नहीं आ रहे आपकी बॉडी पे, मतलब एसिम्प्टोमेटिक केसेस मंकी पॉक्स के। और ये पता कैसे चला? तो देखिए हुआ ये है कि बेल्जियम की एक सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक में 3 जो मेन है वो पॉजिटिव पाए गए हैं मंकी पॉक्स के लिए, लेकिन इनको कोई भी सिम्टम नहीं है। सिम्टम क्या होता है कि आपके स्किन पे इस प्रकार के लेजियंस होते हैं, लेकिन वो विजिबल होने चाहिए तो आपको पता चलेगा कि आपको मंकी पॉक्स है। अगर वो विजिबल नहीं है तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। अब मंकी पॉक्स फैलता कैसे? तो ओवरऑल क्लोज कांटेक्ट ऑफ पीपल से फैलता है, खासकर गे मैन जो कि अनसेफ सेक्स को रिजॉर्ट करते हैं उनमें मंकी पॉक्स फैला। ये जो 3 लोग हैं ना जहां पे ओवरऑल मंकी पॉक्स एसिम्प्टोमेटिक पाया गया, ऐसा बताया जाता है कि इन तीनों मैन ने कॉन्डम लेस सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था मेल पार्टनर के साथ। इट्स नॉट मेल वन एंड फीमेल, इट्स मेल वर्स मेल, मतलब गे सेक्स में ये इन्वॉल्व हुए थे, वो भी अनसेफ गे सेक्स में इन्वॉल्व हुए थे पिछले कुछ दिनों से, 1 महीने के टाइम पीरियड में। और इसके बाद इनके अंदर मंकी पॉक्स के सिम्टम्स देखने को मिले। अब ये जो पर्टिकुलर खोज है ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि भाई अब यूरोप वगैरह में गे सेक्स बहुत ज्यादा कॉमन है, तो इस कंटेक्स्ट में मंकी पॉक्स कितनी तेजी से फैल रहा है, कितने लोगों में फैल रहा है, यह पता ही नहीं कर पाओगे। जिसके लेजियंस आएंगे वो समझेगा कि उसको मंकी पॉक्स है, जिसके नहीं आएंगे वो ध्यान ही नहीं देगा इस बात के ऊपर। समझ गए? तो बिना सिम्टम का ये जो मंकी पॉक्स है वो अपने आप में थोड़ा डेंजरस है। हालांकि मंकी पॉक्स की बीमारी आपको हुई और सब कुछ ठीक हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपने दूसरों को फैलाया और ये एपिडेमिक में कन्वर्ट हो गया तो एक प्रॉब्लम है। एपिडेमिक में उतना कन्वर्ट ये नहीं होगा, बट फिर भी किसी बीमारी को उसके सोर्स पे खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। तो मंकी पॉक्स की अब यहां पे एक चीज होती है सीटी वैल्यू, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। सीटी वैल्यू का आपने एग्जाम्पल देखा होगा अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट में। मैं जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो कि सबने ऑलमोस्ट कोविड टेस्ट तो देखो एक ना एक बार कराया ही होगा। जब आपकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट आती है उसमें एक सीटी वैल्यू लिखी होती है। ये सीटी वैल्यू बेसिकली आपकी साइकिल्स को डिनोट करता है। ओवरऑल आपके कोविड सैंपल को लिया जाता है, नसल सैंपल को लिया जाता है, उस नसल सैंपल के जो अंदर स्पेसिमेन होता है
उसको एक साइकिल में बढ़ाया जाता है। जितनी साइकिल्स में बढ़ाने के बाद कोविड का एलिमेंट मिल गया, जितनी कम साइकिल्स में उतना ही आपका वायरल लोड ज्यादा है। जैसे मुझे जब इस साल जनवरी में कोविड हुआ था तो पहली बार जो मेरा वायरल लोड था वो 15 था। तो कम सीटी वैल्यू है मतलब वायरल लोड ज्यादा है, मतलब कम साइकिल्स में ही आपका कोविड डिटेक्ट हो गया। और अगर आपकी सीटी वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा साइकिल्स में कोविड डिटेक्ट हुआ है मतलब आपका वायरल लोड कम है। मतलब बेसिकली सीटी वैल्यू इस बात का पैरामीटर होती है कि एक इंडिविजुअल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर वायरस का वायरल लोड क्या है। तो इसी प्रकार से यहां पे मंकी पॉक्स इन्फेक्शन में भी सीटी वैल्यू के बेसिस पे चीजें पता की जा रही हैं। और ये जो एसिम्टोमेटिक केसेस निकल के आए हैं, इनका जो वायरल लोड है वो सिम्टोमेटिक केसेस के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। मतलब जिसको जिसको अपने लेजियंस दिख रहे हैं, साफ साफ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं मंकी पॉक्स के, उनके अंदर जो वायरल लोड मिला है और ये जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स है इनके अंदर जो वायरल लोड मिला है ये ऑलमोस्ट बराबर है। मतलब एसिम्टोमेटिक केसेस भी उतनी ही तेजी से तुम्हारा मंकी पॉक्स फैलाएंगे जितनी तेजी से सिम्टोमेटिक केसेस फैलाते हैं। ओके। और एनल सेक्स से ये फैलता है, ये बात बिल्कुल प्रूव हो चुकी है। तो बेटर ये है कि सेफ सेक्स यहां पे हो। इसके लिए ऑब्वियस सी बात है यूरोप में एक अवेयरनेस मूवमेंट चलाया जा रहा है, लोगों को मॉनिटर किया जा रहा है। लेट्स सी इस चीज को हम लोग कब तक कंट्रोल कर पाते हैं। फिर बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सेकंड न्यूज की। एंशिएंट जॉबोन डग अप इन स्पेन बुर्गोस सिटी। इस फाइंडिंग से यूरोप की अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलेगा। तो स्पेन के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एंशिएंट जॉबोन ढूंढी है। ओके। और ये बता रहा है एंशिएंट जो ह्यूमन एंसिस्टर्स हैं उनके बारे में। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो आप कह लो जॉ बोन्स पाई गई है, जो ह्यूमन स्कल पाया गया, ये 1.4 मिलियन ईयर्स पुराना है, 14 लाख साल पुराना है। 14 लाख साल पुराना ह्यूमन सैंपल अपने आप में बहुत पुराना हो गया। उस समय पे ये जॉ बोन आपको नजर आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, इस जॉ बोन को देख के आपको पता चल रहा है कि नॉर्मल ह्यूमन से अलग है। ओके। तो ये जो टीम थी एटा प्योरका फाउंडेशन की, उसने यहां पे बोला है कि इस पर्टिकुलर जॉब बोन से हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से उस समय के ह्यूमंस और आज के ह्यूमन बींग्स के बीच में फर्क है। ये जो ओवरऑल हिस्ट्री यहां पे हुई है, डिस्कवरी हुई है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2022 में, आप कह सकते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगी चीजें पता करने में। ये एटाप्योरका माउंटेन्स जो है आपके नॉर्दर्न स्पेन की बुर्गोस प्रोविंस में, वहां के कुछ केव्स में ये पर्टिकुलर अपल जॉ और चीक बोन के सैंपल पाए गए। तो ये किस प्रकार के ह्यूमंस थे, आज के ह्यूमंस से वो कितना अलग थे, ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसमें ये जो पर्टिकुलर खोज है ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। ओके। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मणिपुर लैंडस्लाइड। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि मणिपुर की नोनी डिस्ट्रिक्ट के मखाओ विलेज के एक सब स्टेशन तुपुल पे एक खतरनाक लैंडस्लाइड आई और उसमें आप देखिए बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। 49 लोगों की मृत्यु हो गई, 12 लोग मिसिंग है और वो कहीं मलबे के नीचे दबे हैं। तो जो 12 लोग मिसिंग हैं उनके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम है। 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आप देखो तो इस साल में 125 मौतें हो चुकी हैं और सबसे ज्यादा मौतें ये जो तुपुलवारा कांड हुआ है इसमें हुई। रेलवेज का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था। इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये जिरीबाम इम्फाल नेशनल रेल प्रोजेक्ट में है। यहां पे आपको इम्फाल नजर आ रहा है, मणिपुर की राजधानी, और इधर है जिरीबाम। इसको एक रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है। इसके बीच में यहां पे नोनी नजर आ रहा है आपको, नोनी डिस्ट्रिक्ट। नोनी डिस्ट्रिक्ट में तुपुल सब स्टेशन के पास ये लैंडस्लाइड हुई। रेलवेज का बोलना यह है कि मणिपुर के अंदर ये जो झुम कल्टीवेशन है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसके चलते जो पहाड़ की मिट्टी है वो बहुत लूज हो चुकी है, तो लैंडस्लाइड्स ज्यादा हो जाते हैं। तो इस पूरे इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? झुम कल्टीवेशन। लेकिन यहां पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि तुम रेलवे प्रोजेक्ट कौन से बेसिस पे बना रहे थे? अरे तुमको नहीं पता कि यहाँ जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं? तुम अगर रेलवे प्रोजेक्ट बनाओगे, कभी ऐसा कोई कांड हो सकता है, तो तुमको ही पता है। तुम झुम कल्टीवेशन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी गलत अप्रोच के लिए। तो यहां पे ब्लेम गेमिंग भी थोड़ी थोड़ी चालू है। लेकिन अब हम समझते हैं कि इस रेलवे प्रोजेक्ट का बनना क्यों जरूरी है। इम्फाल से ज्यादा दूर नहीं है म्यांमार का बॉर्डर, और हमारी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी तगड़ी होनी चाहिए, मुझे आपको सबको पता है। तो आसाम और नागालैंड और मणिपुर, नागालैंड तो खैर थोड़ा नॉर्थ में हो गया, आसाम और मणिपुर की बॉर्डर के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये जो जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट था, ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से दिखा देता हूं अगर आपको नजर नहीं आ रहा है। यहां पे है जिरीबाम, ठीक है ना, और यहां पे है इम्फाल। इनको कलेक्ट करने वाली ये रेलवे लाइन बन रही है। 2005 में इसको सैंक्शन किया गया था। 110.6 किलोमीटर लंबी है। ओके। इस रेलवे लाइन से इस दो जगहों के बीच का डिस्टेंस जो पहले 10 से 12 घंटों में होता था, वो केवल 3 घंटे में कवर हो जाएगा। इस रेलवे लाइन पे 46 टनल्स बनने थे। उन टनल्स की अकेले की जो लेंथ थी 61 किलोमीटर थी।
16 रोड ओवर ब्रिजेस बनने थे, अंडर ब्रिजेस बनने थे, 140 मेजर और माइनर रेल ब्रिजेस बनने थे। जो टनल नंबर 12 है वो आप कह सकते हो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल होगा, लगभग 11.55 किलोमीटर का। ओके, और यहीं पे आपका नोनी में तुपुल नाम की जगह पे ये कांड हो गया। तो जियोलॉजिकल आप कह लो, ये जो एजम्पशंस है, जो जियोलॉजिकल कंसीडरेशंस हैं, इसको कंस्ट्रक्शन के समय पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रेलवे स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बॉर्डर एरिया से कनेक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, दूसरा यहां पे जो रेलवे नहीं होती है ना, तो जिरीबाम से इम्फाल जाने के लिए रोड का इस्तेमाल किया जाता है, और रोड भी पहाड़ी इलाकों से निकलती है। एक तो रोड में आपको ज्यादा ट्रकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो एमिशन ज्यादा होंगे, तो जो लोकल माउंटेन इकोलॉजी उसको नुकसान पहुंचेगा, और इन्वायरमेंटल फैक्टर तो है ही यहाँ पे। दूसरा, रोड पे एक लिमिट से ज्यादा ट्रक का चलना भी ओवरऑल सेफ नहीं है, क्योंकि रोड्स पे भी लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है। तो एक प्रॉपर रेल नेटवर्क अगर डेवलप हो जाता है तो अपने आप में एक विन विन सिचुएशन होगी, और वही रेल नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है, और उसी को यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है मणिपुर के लैंडस्लाइड के बाद। तो एंड में हम लोग क्या समझे कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, सब कोई रिस्पॉन्सिबल है। जो हम कल्टीवेशन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकल इकोलॉजिकल फैक्टर्स को इग्नोर करते हुए रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना, ये भी अपने आप में रिस्पॉन्सिबल है। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को लोकल एरिया को स्टडी करना चाहिए था, पूरी इन्वायरमेंटल स्टडी करनी चाहिए थी, और उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलाना चाहिए था। इसको ध्यान नहीं दिया, और प्रेशियस ह्यूमन लाइफ्स यहाँ पे नुकसान हो रही है। तो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में इस जियोलॉजिकल फैक्टर का ध्यान देना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिस्करेज करना, ये सब हमें करने की जरूरत है। लेट्स सी सरकार इसको किस हद तक सीरियसली करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम यूज कर लीजिएगा, हो सके तो ज्वाइन लो, सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा कर। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।